नेशनल इनकम से जुड़ी काफी सारी बातें अपन कर चुके हैं और अपन को अब ये सीखना है कि भाई नेशनल इनकम को एस्टिमेट किस तरीके से किया जाता है। पर बच्चों, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका जो है वो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, जो पहला यहाँ पे मेथड है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका वैल्यू एडेड मेथड है या जिसको अपन प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस मेथड की हेल्प से हम हमारे नेशन की इनकम को एस्टिमेट करते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वैल्यू एडेड, है ना। तो जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड करती है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो सारी की सारी एंटरप्राइजेस मिलके कितना प्रोडक्शन करती हैं, उसको अपन क्या कर देते हैं, उसका अपन सम कर देते हैं और वही उसी के थ्रू हम क्या निकाल पाते हैं, हमारे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और फिर अपन उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले को आपको समझना होगा, फिर उसकी कुछ प्रिकॉशंस होंगे, फिर उससे जुड़ी कुछ बातें होंगी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। ओके, चलिए, सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम मेथड की बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 तरीके के मेथड होने वाले हैं। पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर इकोनॉमी में जितनी भी वैल्यू ऐड होती है ना, प्रोडक्शन होता है, उस सबको अपन ऐड ऑन कर देते हैं, तो अपना पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है अपना इनकम मेथड। मतलब आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ दोनों मेथड जो दूसरे वाले हैं उनके बारे में भी। सो जो अपना इनकम मेथड होता है ना बच्चों, इसके अंदर अपनी इकोनॉमी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जिसकी भी इनकम जनरेट हो रही है, जिस भी फॉर्म में इनकम जनरेट हो रही है, उन सबको अपन यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं और उसकी मदद से हम पहले हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसकी इनकम निकालते हैं और फिर उससे हम कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में। ओके, थर्ड अपना होता है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। तो हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सा सेक्टर किस किन चीजों पे खर्चा करता है, किस तरीके से खर्चा करता है। जैसे हमारी इकोनॉमी में तो हाउस होल्ड सेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है। अब इनके जो भी खर्चे होते हैं, कंजम्पशन में खर्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट में खर्चे होते हैं, तो ये सारे खर्चों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, फिर उससे हमारे मतलब एक्सपेंडिचर निकल जाता है और एक्सपेंडिचर से फिर हम नेशनल इनकम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये तीनों मेथड्स एक एक करके अपन यहाँ पे समझेंगे। एक एक वीडियो मतलब सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आज अपन यहाँ पे जो वैल्यू एडेड मेथड है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन और इन द इकोनॉमी, सबसे पहले तो इकोनॉमी के अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई है, पहले तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अपना सेकंड मेथड है, इट इज एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेशन, कि भाई इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है ना, उसके थ्रू अपन करते हैं। और फिर जो तीसरा मेथड है वो अपना कौन सा आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कि भाई टोटल कितना खर्चा किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। अब बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने एक चीज के बारे में डिस्कशन किया था जो कि होता है इकोनॉमी के फेजेस। तो हमने देखा था कि देयर आर 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमी। पहला जो फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा जो फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, इनकम जनरेशन होती है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, डिपोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी इनकम यहाँ पे अपने जनरेट करी फिर आप उसको खर्चा करते हो, है ना। तो ये तीनों फेज होते हैं, बस उन तीनों फेजेस से ही जुड़े हैं हमारे ये तीनों मेथड्स। पहले मेथड के अंदर क्या हो रहा है, पहले मेथड के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि वैल्यू ऐड हो रही है। दूसरे मेथड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना इनकम जनरेट हो रही है। तीसरे मेथड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, जो कि अपना एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इसको आप इससे कनेक्ट इजीली कर सकते हो। तो ये आपका देख लो यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब अपन वैल्यू एडेड की बात करते हैं बच्चों, तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड को अपन प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, एग्जाम में अपने को वैल्यू एडेड मेथड देकर के ना मतलब नहीं पूछा जाता है, अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड देकर के अपन से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड फाइंड द नेशनल इनकम ऐसे करके। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें, इन चीजों को शुरू से ही अपने नोटबुक्स में या अपने दिमाग पर नोट डाउन करते हुए चलिए कि वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। तो ये जो मेथड है ये नेशनल इनकम को किस तरीके से एस्टिमेट करता है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, की भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर किस किस तरह से किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। ओके, बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
सो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर पे आपको फोकस करना है कि भाई एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, मतलब जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, वो कितनी वैल्यू जनरेट करती जा रही है, यानी कि कितना प्रोडक्शन करती जा रही है। इसको अपन इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के नाम से भी जानते हैं और नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो ये दो और इसके नाम है। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं दैट एस्टिमेशन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस in the domestic territory of a country during the year is equal to the market value of GDP, which is called GDP at MP. देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ना एक होती है नेशनल इनकम, जिसको अपन कैसे बोलते हैं NNP at FC, ये होती है अपनी नेशनल इनकम, ठीक है। एक होता है GDP at MP। सो GDP at MP और NNP at FC, मतलब ये तो हो गया आपका नेशनल इनकम, ये हो जाती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। तो इन तीनों ही मेथड से जब भी आप फॉर्मूलेज लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इन तीनों ही मेथड से सबसे पहले आपके पास में डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी और फिर कन्वर्जन की मदद से आप यहाँ पे नेशनल इनकम तक पहुंचोगे। आप डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकाल पाओगे, आपको पहले ही इन तीनों मेथड की मदद से पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, मतलब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी की जो भी इनकम है पहले वो निकलेगी, और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके देश के लोग जो बाहर कहीं रह रहे हैं उनकी इनकम को ऐड ऑन करोगे, और यहाँ पे जो हमारे लोग नहीं है उनकी इनकम को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो अपना आगे अपन समझेंगे इन बातों को। अब ये देखो वापस से इसको पढ़ो। सो एस्टिमेशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे अपन किसकी बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, कंट्री की, ड्यूरिंग अ ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ GDP। तो यहाँ पे वो किसके बराबर है, मतलब जो भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, उसी को अपन GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कहलाता है, GDP at MP कहलाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। Now it is adjusted to find NNP at FC और नेशनल इनकम। अब इसको अपन एडजस्ट करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, नेशनल इनकम को अपन इसको मतलब नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए GDP at MP को अपन एडजस्ट करते हैं। डन। चलिए अब इसके फॉर्मूले के तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। फॉर्मूले के अंदर ना आपके दो चीजें आती है, एक आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमेशा क्या होता है ना बच्चों, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आप इसको अच्छे से समझोगे तो वैल्यू एडेड, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो क्या होता है कि सपोज करो कि कोई एंटरप्राइज है, अब उन्होंने वैल्यू मतलब कुछ जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस प्रोडक्ट को बनाने के मतलब पूरा प्रोडक्शन करने के बाद में उन्होंने वैल्यू ऑफ जो जितना भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है, तो उनकी जो आउटपुट है, फाइनल जो उनका आउटपुट है, सपोज उसकी वैल्यू है, अपन यहाँ पे लेके चलते हैं 50, ठीक है, एज्यूम करके चल रहे हैं। अब इस आउटपुट, फाइनल आउटपुट की वैल्यू जो 50 है, अब इसको बनाने में बहुत सी चीजों का यूज लिया होगा, है ना। मतलब सपोज अगर ये कोई टेबल है ना, लकड़ी की टेबल है, तो इसको बनाने में लकड़ी की इस्तेमाल किया होगा, तो बहुत से इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया जाता है। तो जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होता है या फिर उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसमें से हम हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो 50 रुपीज का ये जो टेबल है वो मार्केट में बिकेगी, लेकिन 50 रुपीज की टेबल बनाने के लिए यहाँ पे 10 रुपीज की क्या लगाई थी, 10 रुपीज की लकड़ी लगाई थी, ठीक है। तो अब ये जो 10 रुपीज की लकड़ी है वो यहाँ से अपन माइनस कर देंगे, है ना। जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 40। अब ये जो 40 है ना बच्चों, सिर्फ ये 40 ही आपके नेशनल इनकम में ऐड ऑन होगा। ये पूरा 50 आप नेशनल इनकम में ऐड ऑन नहीं कर सकते थे। वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें से अभी अपन को क्या माइनस करना बाकी था, इंटरमीडिएट कॉस्ट अपने को माइनस करना बाकी था। ऑलराइट, सो यहाँ पे वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये जो है आपको दिख रहा होगा वैल्यू एडेड, ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूले के भी अंदर है ना आपको बहुत से डिवीजन देखने को मिलेंगे। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको आप कैसे तोड़ते हो, सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जितना आपने प्रोड्यूस किया है, जितना किसी भी एंटरप्राइज ने प्रोड्यूस किया है, वो सारा का सारा सेल आउट हो गया, तो अपन क्या मान के चलते हैं, दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जितना प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा सेल आउट नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टॉक रह जाता है, तो चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के यहाँ पे दो टुकड़े होते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक के भी टुकड़े होते हैं, कैसे,
इसको चेंज इन स्टॉक सपोज आपको बोल दिया जाए कि भाई चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करो, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट? मतलब क्लोजिंग ईयर का जो स्टॉक है वो माइनस ओपनिंग स्टॉक, और जो आने वाला साल है उसका कितना स्टॉक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक अपन निकाल लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट को अपन इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर कब होगा? जब जितना आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है वो सारा का सारा सेल कर दिया जाएगा। ऑलराइट, इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, अगर कोई आउटपुट यहाँ पे अनसोल्ड रह जाता है सपोज, देन इट इज एडेड टू दी फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक, तो उसको किस में एड ऑन किया जाता है? फर्म की इन्वेंटरी स्टॉक में एड ऑन किया जाता है ना। अगर आपको ध्यान होगा तो जब अपन ने बात करी थी इन्वेंटरी स्टॉक की, तो अपन ने समझा था कि इन्वेंटरी स्टॉक 3 तरीके से होता है। एक फिनिश गुड्स के तौर पे होता है, एक सेमी फिनिश गुड्स के तौर पे होता है, और एक होता है रॉ मटेरियल के तौर पे। तो जिस भी फर्म में ये होगा, किसका पार्ट बन जाएगा? इन्वेंटरी स्टॉक का ये पार्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक, और इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? एज अ चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। इस सिचुएशन के अंदर वही चीज जो यहाँ पे मैंने आपको बताई ना, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। चेंज इन स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक है आपका यहाँ पे, वो कब होगा? अगर कोई आउटपुट यहाँ पे अनसोल्ड रह गया है उस केस में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में कि व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो, जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है ना, जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स का यूज किया जाता है, जिनको अपन बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज लिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं ये? तो सबसे पहला आता है यहाँ पे लैंड, ऑलराइट, लेबर, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल की, और लास्ट में आ जाता है आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं। इनको अपन फैक्टर इनपुट्स के नाम से भी जानते हैं, तो दीज आर नोन एज फैक्टर इनपुट्स। अब इनके अलावा मतलब इनको क्या दिया जाता है? भले ये सारी चीजें फैक्टर मतलब जो प्रोडक्शन होता है तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स काम में आते हैं। बदले में इनको, जैसे कोई जमीन है, लैंड है, तो उस पर रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, इनके अलावा अगर किसी भी चीज का यूज लिया जाता है प्रोडक्शन के लिए तो वो नॉन फैक्टर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट का वो पार्ट हो जाता है, और नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं उनको हम कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के अंदर हम उनको कभी भी एड ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं तो वो पार्ट किसका हो जाते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हो जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को देखिएगा। सो अगर अपन बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। अब जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नॉन फैक्टर इनपुट्स यानी कि इनसे हट करके जो भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे वो। ठीक है, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। इनसे हट करके जो भी दूसरे फैक्टर्स होंगे वो जो होते हैं वो उन सभी को अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एड ऑन करते हैं। जैसे सपोज करो कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ये सारी चीजें तो लगती हैं, भाई जमीन की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद में कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, सारी चीजों की तो जरूरत पड़ती है। साथ ही में आपको रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है। बिना रॉ मटेरियल के तो आप प्रोडक्शन बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल क्या अपना इन फैक्टर्स में कहीं पे भी इंक्लूड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो किसका पार्ट होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर इनपुट का पार्ट नहीं है, वो नॉन फैक्टर इनपुट का पार्ट है। हालांकि उसको भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज में लेते हैं, लेकिन वो इन चारों के बीच में कहीं पे भी फिट नहीं होता। तो इट्स द पार्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, और नॉन फैक्टर इनपुट के अंदर जो भी आता है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ये पार्ट बनता है। सो प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को ही एड ऑन करते हैं यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अब आप लोगों के सामने वैल्यू एडेड का एक एग्जांपल है, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस एस्टिमेशन जो मेथड है इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको मैं एक बार आपको बहुत ही इजी वे में समझा देती हूँ। तो है क्या, यहाँ पे एक फार्मर है, उनकी पूरी मतलब फार्मर से ये जो चेन है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मर जो है वो क्या करते हैं कि वो वीट का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? वीट का प्रोडक्शन करते हैं।
अब देखो, जो प्रोडक्शन होता है ना, वो फार्मर ऐसे नहीं होता कि भाई फार्मर सोचता है प्रोडक्शन अपने आप हो जाता है, नहीं, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन के लिए भी उसको पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है, हर चीज में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे अब इनको पहले सीड्स खरीदने होंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदने होंगे, कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज के अंदर इनके पैसे लगेंगे, वो इंसेक्टिसाइड्स खरीदने होंगे, पेस्टिसाइड्स। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो कॉस्ट लगाई है इस वीट के प्रोडक्शन में, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, वो कितनी है, वो ₹200 है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो फार्मर है, इन्होंने ₹200 की कॉस्ट लगाई है, मतलब उसको बनाने में, इस वीट को प्रोड्यूस करने में, तो क्या ये आगे जिसको भी सेल आउट करेंगे इस वीट को, क्या वो ₹200 में सेल आउट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये तो इन्होंने क्या किया है कि इतनी तो उन्होंने कॉस्ट लगाई है, अभी इसके ऊपर मतलब जो मेहनत वेहनत करी है वो इसकी ऐड करेंगे। तो अब ये जो फार्मर है वो क्या करेंगे, ₹600 में किसको बेच देंगे, फ्लोर मिल को बेच देंगे, ठीक है। कितने में, ₹600 में किसको बेच देंगे, फ्लोर मिल को बेच देंगे। अब जब ये देखो, यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ इस टेबल के साथ साथ में। तो ₹200 इन्होंने कॉस्ट लगाई फार्मर ने, और 600 के अंदर 600 में किसको बेच दिया, यहाँ पे इन्होंने फ्लोर मिल को बेच दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने 600 में फ्लोर मिल को बेचा है, तो अब फ्लोर मिल जो है वो क्या करेगी, उस गेहूं को आटे में चेंज करेगी। मतलब गेहूं ऐसे तो है नहीं कि सब जगह गेहूं एज इट इज ही वो सप्लाई कर देगी, उस गेहूं का वो आटा बनाएगी और आटे को फिर आगे और सप्लाई करेगी। तो जब ये फ्लोर मिल इस गेहूं को आटे में ट्रांसफॉर्म करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज लगेगा और भी बहुत सी चीजों का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अब ये ऐसा तो है नहीं कि 600 में आगे भी बेच देंगे, नहीं, यहाँ पे जब इनको जो 600 में मिला है वो अगली पार्टी को कितने में सेल आउट करेंगे, वो अगली पार्टी को बेचेंगे ये कितने में, 800 में, ओके। तो ये आ गया यहाँ पे 800, क्लियर। अब यहाँ पे अगली पार्टी कौन है, हमारा बेकर। तो बेकर अब क्या करेगा, इस आटे को लेकर के वो यहाँ पे ब्रेड्स बनाएंगे, कुकीज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी भी कॉस्ट लगेगी। तो जो वो 800 में खरीद के लाए हैं वो आगे 800 में बेचेंगे नहीं, दिखती सी बात है, जो उन्होंने मेहनत लगाई है यहाँ पे वो उस मेहनत को भी वसूलेंगे ना। तो इन्होंने इनको जो 800 में मिला वो ये सेल आउट करेंगे अगली पार्टी यानी शॉपकीपर को कितने में, ₹1000, ठीक है। तो 800 की चीज को वो ब्रेड बना करके कितने में बेचेंगे, ₹1000 में, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉपकीपर है, क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या जो चीज जैसे सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट जो है बनने में इसको ₹10 लगे, तो क्या मार्केट में ये ₹10 में बिकेगा, नहीं, इस पे कुछ टैक्सेस वैक्सेस लगेंगे, सारी चीजें लगेंगी। तो मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आ जाता है और जब अपने यूजर्स तक जाता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो शॉपकीपर के पास में जो ये ₹1000 की ब्रेड आई है, तो क्या ये ₹1000 तक लोगों तक पहुंच जाएगी, नहीं, इसकी प्राइस बढ़ेगी और 1200 रुपए में ये किसके पास पहुंचेगी, ये पहुंचेगी अपने फाइनल यूजर्स के पास में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो कि हर एक यहाँ पे स्टेप में क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड होती जा रही है, और जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट भी लग रही है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ वो कॉस्ट है कौन सी, वो कॉस्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट है। किस तरीके से, जैसे फार्मर ने यहाँ पे क्या लगाया था, ₹200 का उन्होंने अपनी कॉस्ट लगाई थी। तो ये कॉस्ट इनके लिए क्या हो जाएगी भाई, फाइनल गुड तो वीट है, लेकिन जो कॉस्ट इन्होंने लगाई वो कॉस्ट इनके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगी। अब यही वीट गए फ्लोर मिल के पास में, तो फ्लोर मिल के लिए ये वीट तो किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि उनका फाइनल प्रोडक्ट तो क्या है, जो आटा होता है, फ्लोर होता है, वही होगा ना उनके लिए। फिर ये जो आटा है वो बेकर के पास में गया, अब बेकर इससे ब्रेड बनाएगा, कुकीज बनाएगा, जो भी बनाएगा। लेकिन बेकर के लिए ये जो आटा है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। इस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके वो ब्रेड यहाँ बनाएगा। फिर बेकर किसको भेजेगा, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर के थ्रू अपने फाइनल यूजर्स तक ये ब्रेड जाएगी, जो कि हम लोग होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, हर स्टेप के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वैल्यू ऐड हुई है ना। अब ये जो कॉस्ट है, क्या आप इसको भी ऐड ऑन करोगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसको अपन ऐड ऑन नहीं करते, ये हमेशा माइनस हो जाती है। तो जब फाइनल वैल्यू जो होती है, जो कि ऐड होनी चाहिए, वो ना ये वाली होती है, वो ना ये वाली होती है, वो हमेशा ये वाली वैल्यू एडेड, ठीक है। तो जब अपन फाइनल इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल इसकी वैल्यू निकलेगी 1000, ओके। इस तरीके से कि यहाँ पे फार्मर ने ₹200 लगा करके जो वीट का प्रोडक्शन किया है और फिर जो मार्केट में उसको 600 में सेल आउट किया है, तो 600 में से 200 तो माइनस कर दो, जो उसने अपने लगाया वो तो रॉ मटेरियल हो गया ना उनके लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 400, ठीक है। अब यहाँ पे 600 में जो उसको फ्लोर मिल को सेल आउट किया है, मतलब फ्लोर मिल ने उस वीट को 600 में खरीदा है,
फिर उसको आटे में कन्वर्ट किया है, फ्लोर में कन्वर्ट किया है, फिर उसको 800 में सेल आउट किया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने इनका जो कॉस्ट है वो तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे 200, फिर 200, ऐसे हर स्टेप को आपको समझना है और लास्ट में आप समझ पाओगे कि वैल्यू एडेड इस तरीके से होता है कि जो भी आपका वैल्यू आउटपुट होता है उसमें से आप हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हो, क्योंकि ये बेसिकली किसकी कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ऐड ऑन नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो एक बार यहाँ पे आपको एक बार टेक्स्ट के फॉर्म में भी इसको समझ लेते हैं। सो इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस ये जो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हुई है, जो कि कितनी थी, ₹200। ओके, इट मे इंक्लूड्स cost like cost of like seeds, fertilizers, irrigation expenses and etc. Accordingly, value added by the farmer is equal to 600 minus 200. अब यहाँ पे 200 रुपीज लगा करके उन्होंने जो वेट प्रोड्यूस किया वो फ्लोर मिल को उन्होंने कितने में सेल आउट किया, 600 में किया था। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऐड कितनी हुई है, वैल्यू इस यहाँ पे ऐड हुई है ₹400 की। ओके, क्योंकि ₹200 जो है वो इनकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है यहाँ पे। The shopkeeper buys the bread for ₹1000 and sell the bread to the household for ₹1200. अब लास्ट में शॉपकीपर ने जो ब्रेड बेकर से खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, ₹1000 में खरीदी थी, लेकिन हाउस होल्ड को कितने में सेल आउट करी है, ₹1200 के अंदर। तो वैल्यू एडेड, अब यहाँ पे शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, ₹200 की वैल्यू यहाँ पे शॉपकीपर ने ऐड करी है। Thus the gross value added by the producing enterprises is, अब जो टोटल वैल्यू जो कि जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, अब यहाँ पे आप जो भी देखोगे ना, जैसे ये भी प्रोड्यूसिंग, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो ये चारों ही क्या है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। इन सबकी जो जो भी वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई है ना, इनकी सबकी वैल्यू को जब अपन ऐड ऑन कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में टोटल जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए इस ब्रेड की वो वैल्यू इसकी आ जाएगी, विच इज ₹1000। Alright, now the flour mill buys wheat for ₹600 and sell flour for the 800. Value added by the flour mill, therefore it is equals to 800. वही सेम चीज है जो कि अपन ने यहाँ पे बात करी है, बस उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है। Alright, चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जीडीपी एट एमपी की। So gross value added by producing enterprises within the domestic territory. जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जो भी ग्रॉस वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू जो भी होती है जो कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ने एड ऑन करी होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना, उसी को ही अपन जीडीपी एट एमपी कहते हैं। सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को ही अपन जीडीपी एट एमपी के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, अब इसके कुछ प्रिकॉशंस है कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस मेथड को यूज करते वक्त। इस मेथड के थ्रू जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे अपन को गिवन है। सबसे पहला ये है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखो सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको अपन कभी भी इसके अंदर एड ऑन नहीं करते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के अंदर। सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं वो आज सेकंड हैंड है, लेकिन जब वो प्रोड्यूस हुए होंगे, जब वो नए होंगे, तब उनकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी उस ईयर में काउंट हो चुकी होगी। तो अब वापस से इस ईयर में उसकी वैल्यू काउंट अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग एरर का यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं ना उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम एड ऑन नहीं करते हैं। So it is not included in the estimation of value added or GDP because goods are already accounted for during the year when they were produced. क्योंकि ये ऐसे goods हैं जब ये प्रोड्यूस हुए होंगे तब इनकी वैल्यू को ऑलरेडी एड ऑन कर दिया होगा। चलो नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब देखो प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी होती है, सपोज अगर कोई ऐसी इंटरप्राइज है जो कि गाड़ियां बनाता है, कार बनाता है, ठीक है, तो अगर वो उस एंटरप्राइज का मालिक अगर खुद उस कार को यूज करे तो क्या उसकी वैल्यू एड ऑन नहीं होगी नेशनल इनकम में? तो ये बिल्कुल गलत है, उसकी भी वैल्यू एड ऑन होगी नेशनल इनकम में, क्योंकि वो भले ही खुद की कंपनी की कार खुद ही चला रहा है लेकिन फिर भी उस कार की जो वैल्यू है वो कुछ तो है, मतलब इनकम, मतलब इकोनॉमी के अंदर कुछ तो जनरेशन हुआ है ना, तो वो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कोई किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी वैल्यू जो भी उसकी फाइनल वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम में एड ऑन होगी या इसमें वैल्यू एडेड में एड ऑन होगी। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अब देखो वैल्यू एडेड के अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू को हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में रिफ्लेक्ट की जाती है। अब जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं तो देखो ये वैल्यू एडेड है, ठीक है, अब यहाँ पे
आप देखना कि ये सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन हो ही मतलब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर और जो लास्ट की आपकी वैल्यू एडेड है इसके अंदर आपको ये वाली कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी एडेड आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, किस तरीके से कि जब जो फार्मर है उन्होंने जब फ्लोर मिल को बेचा है तो अपना 200 ऐड करके भी उन्होंने रेट बताई है। फिर फ्लोर मिल ने जब बेकर को भेजा है तो उन्होंने भी अपनी प्राइसेस ऐड करके ही बताई है। तो इंटरमीडिएट ये वाली जो कॉस्ट है ये तो ऑलरेडी ऐड करके ही तो नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर एंटरप्राइज है उसको बता रहे हैं ना। तो इस वजह से हम अगर यहाँ पे भी इसको ऐड ऑन करेंगे और यहाँ पे भी इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये तो 2 बार हो जाएगा, डबल काउंटिंग वाला आ जाएगा। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट जो कॉस्ट होती है इसको दोबारा से हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, next is imputed rent on the owner's occupied house is to be taken into account because all the houses have rental value no matter these are self occupied or rented out। अब देखो जो भी घर होते हैं ना उन सबकी कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू होती है। अब या तो आप उस घर को रेंट पे दे सकते हो या फिर उसको खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो घर है वो आपने रेंट पे दिया है, आप खुद उसमें रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसकी वैल्यू है ना, जो वैल्यू उसके अंदर ऐड हुई है वो उसमें वैल्यू एडेड में इसकी एस्टिमेशन में एड ऑन होती है। ओके, तो इम्प्यूटेड रेंट जो होता है वो इसमें वैल्यू एडेड में एड ऑन होता है। तो ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशंस आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। अब जैसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई सर्विसेज है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ मदर। ठीक है, तो यहाँ पे हाउसवाइफ की, मदर की, ये इनकी जो सर्विसेज होती है, इनकी सर्विसेज को हम कभी भी वैल्यू एडिशन में ऐड ऑन नहीं करते हैं क्योंकि इनकी सर्विसेज को आप कभी ऐड नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते और इम्प्यूट भी नहीं कर सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी सर्विसेज होती है उसको हम वैल्यू एडेड में ऐड ऑन नहीं करते हैं। तो ये कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं जो कि अपन को ध्यान देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, डबल काउंटिंग एरर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं हम डबल काउंटिंग की। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था इस टेबल के अंदर कि अगर अपन इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो यहाँ पे भी काउंट हो जाएगी और वो वहां पे भी काउंट हो जाएगा, तो 2 बार काउंट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे भाई हमारा जो भी एस्टिमेशन निकलेगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज काउंटेड मोर देन वंस। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कब अराइज होती है, जब एक किसी भी गुड की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा बार हम काउंट कर लेते हैं। दिस हैपेंस व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अराइज कब होती है, ये तब अराइज होती है जब हम ये नहीं समझ पाते कि जिस भी गुड को हम ले रहे हैं कि वो गुड फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड है। अगर वो इंटरमीडिएट गुड है तो उसकी वैल्यू हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही गुड फाइनल गुड की तरीके से यूज किया जाए तब हम उसकी जो भी वैल्यू है उसको अपन ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, Suppose a farmer produces 1 ton of wheat and sells it for ₹400 in the market to a flour mill. अब यहाँ पे एक फार्मर है, मतलब यही चीज आपको समझाई गई है कि सपोज करो कि एक फार्मर है जिसने 1 टन व्हीट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है और क्या किया है, मार्केट के अंदर ₹400 में उसको सेल आउट कर दिया है। ठीक है, मार्केट में यानी कि फ्लोर मिल को ₹400 में सेल आउट कर दिया है। नाउ एज फार एज द फार्मर्स इज कंसर्न, अब यहाँ पे अगर फार्मर के बारे में अगर हम सोचें, the sale of wheat is final sale and he gets ₹400 for it। अब यहाँ पे अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो फार्मर के लिए तो वो क्या था, जो व्हीट था यहाँ पे 1 टन जो व्हीट था वो उसके लिए फाइनल गुड था और उसने वो सेल आउट कर दिया। लेकिन if he does not have to incur any expenditure on the cultivation of wheat, ₹400 becomes the value of contribution to GDP or value added by him। अगर इसको मतलब ये जो व्हीट जो है अगर इसके अंदर इसका कोई भी खर्चा नहीं लगा होता या इसको आगे नहीं देना होता तो ये क्या होता है, ये इसका फाइनल गुड होता और इसकी वैल्यू को हम किस में यूज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में एड ऑन कर लेते। द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अब ये जो व्हीट था ये इन्होंने किसको बेचा है, फ्लोर मिल को बेचा है। फ्लोर मिल ने इसको खरीदा है और इस व्हीट से वो आटा बनाएंगे, है ना। तो फ्लोर मिल के लिए ये जो व्हीट है वो किस तरीके से यूज होगा, इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज होगा, क्योंकि इनके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फ्लोर यानी कि आटा। इट विल कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर एंड सेल इट फॉर ₹600। इस गेहूं को वो आटे में कन्वर्ट करेंगे और ₹600 में क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। किसको सेल आउट करेंगे, बेकर को सेल आउट करेंगे। और बेकर के लिए
क्या होगा, बेकर के लिए ये जो आटा है वो इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि उससे वो फाइनल गुड क्या बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे। ऑलराइट, द फ्लोर मिल ट्रीट्स द फ्लोर एज अ फाइनल गुड। अब फ्लोर मिल के लिए उनका जो आटा है वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड हो जाएगा। जैसे फार्मर के लिए इनका जो व्हीट है वो फाइनल गुड था, जैसे फ्लोर मिल के लिए इनका जो फ्लोर है वो क्या है, वो फाइनल गुड है। बट द बेकर यूजेस इट एज इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन ये जो आटा है इसको बेकर किस तरीके से यूज करेगा, इंटरमीडिएट गुड के तरीके से इसको यूज करेगा, क्योंकि इसकी मदद से वो यहाँ पे क्या बनाने वाला है, ब्रेड्स बनाने वाला है। ऑलराइट, the baker sells the bread to the shopkeeper for rupees 800. For the baker the bread is the final good. और बेकर के लिए जो ब्रेड है वो क्या है, वो फाइनल गुड है। लेकिन शॉपकीपर की तरफ से अगर अपन देखें तो वो क्या है, वो जो ब्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उसको खुद को तो कंज्यूम करनी नहीं है, उसको किसको बेचनी है, दो लोगों को बेचनी है। The shopkeeper sells the entire stock of bread to the final consumers for rupees 900. अब यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो पूरी की पूरी जो ब्रेड है वो किसको बेचेगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेचेगा रुपीज 900। और कंज्यूमर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो फाइनल यूजर्स होंगे उस ब्रेड के, क्योंकि अब वो आगे नहीं सेल आउट करने वाले, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कौन हो गए, वो हो गए फाइनल यूजर्स। ऑलराइट, चलिए, तो इन दिस एंटायर चेन of production activity, if we overlook the fact that the output of one producer is used as a raw material, अगर इस पूरी चेन को अपन देखें तो एक प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोड्यूसर के लिए किस तरीके से यूज किया गया है, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया गया है ना। तो वो उनके लिए क्या हो गया, एक तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। जीडीपी एस्टिमेशन वुड बी ग्रॉसली ओवर एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे जो जीडीपी एस्टिमेशन अगर अपन देखें तो वो टोटल एस्टिमेटेड होता है। We might estimate it as equal to 400, 600, 800, 900, which is equals to 2700. But the fact of the matter is that only final goods are to be included in the estimation of GDP. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स जो है उसी के वैल्यू को हम क्या करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। एंड इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मार्केट वैल्यूज ब्रेड की कितनी है, रुपीज 900, जो कि शॉपकीपर ने अपने फाइनल यूजर्स को सेल आउट करी है ना। तो कंज्यूमर, तो इट शुड बी इंक्लूडेड। तो पूरे ये जो प्रोसीजर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो 900 रुपीज है ये ही नेशनल इनकम में एड ऑन होंगे, इम्प्लाइंग दैट जीडीपी इज इक्वल्स टू रुपीज 900। तो यहाँ पे जीडीपी का पार्ट कौन बनेगा, रुपीज 900, क्योंकि लास्ट का जो प्रोड्यूसर है उसी के थ्रू किसके पास पहुंचा है, उसी के थ्रू अपने फाइनल यूजर्स के पास ये ब्रेड पहुंची है। ओके, तो यहाँ पे इन सभी रेट्स को हम एड ऑन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाली रेट को हम इसमें एड ऑन करेंगे। One should be careful of avoiding such problems of double counting or overestimation of GDP or national income. तो ये इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उन चीजों का आपको ध्यान रखना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। अब इसके भी दो तरीके हैं, एक होता है मतलब इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो फाइनल आउटपुट मेथड जो है, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, only final goods and services in terms of their end use are to be considered in the estimation of GDP. ठीक है, सिर्फ फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है सिर्फ हम उसे ही जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, हम बीच बीच के जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम काउंट ही नहीं करते। ऑलराइट, दिस गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते ही नहीं है। In the above example, the bread sold to the consumer is the final good. अब ये जो एग्जांपल अपन ने देखा उसके अंदर फाइनल गुड क्या था, वो जो ब्रेड जो कि अपने कंज्यूमर्स तक पहुंची है, that is the final good. Only the value of final good यानी कि जो ब्रेड की वैल्यू है which is rupees 900, it will be included into the estimation of GDP. सिर्फ रुपीज 900 ही जो है वो ही किस में एड ऑन होगा, जीडीपी में एड ऑन होगा। चलो, अब यहाँ पे अपना दूसरा मेथड है विच इज वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो जितना कुछ भी प्रोडक्शन करती है एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबको पर जब जोड़ देते हैं तो अपना ये वाला मेथड बन जाता है। सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट within the domestic territory of a country is to be considered as the estimated GDP. Value added refers to the difference between value of output and इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इन चीजों के बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन दी इकोनॉमी, तो अभी अपन ने बात करी थी इसके भी, इस मेथड के बारे में भी, है ना। तो इन दी अबव एग्जांपल वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 400, 200, 200 and 100 which is 900. So it will going to be estimated GDP of a ton. Okay, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल की बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो फॉर्म्स हैं और उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको आइटम्स गिवन होंगे।
अब अपन को कैलकुलेट क्या क्या करना है, वैल्यू एडेड अपन को कैलकुलेट करना है फर्म ए और फर्म बी का, साथ ही में ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, तो ये भी अपन को एड ऑन करना है। आइटम्स क्या क्या है एक बार अपन देख लेते हैं। तो सेल्स ऑफ फर्म बी, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी, सेल्स ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। अब अपन क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए अपन यहाँ पे कैलकुलेट। तो यहाँ पे आपको सभी तरीके के आइटम्स गिवन है, सेल्स बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी, सेल्स ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक अपने को गिवन है और फिर इनडायरेक्ट एक्सेस पेड टू बोथ दी फर्म्स अपने को यहाँ पे गिवन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए अपन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स आपको फर्म ए की एज इट इज गिवन है, तो ये अपन ने यहाँ पे सेल्स डालनी। ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी अपन डालेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, जो फर्म ए ने बी से परचेज किया है, तो परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय ए, यानी कि ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और चेंज इन स्टॉक आपका आ जाएगा। अब चेंज इन स्टॉक के अंदर भी फर्म ए का ही आपको लेना है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये दोनों आपने ले लिया। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैलकुलेट हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अपना अपन जो फर्म बी का भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें भी अपन को यही करना है। सेल्स अपने को गिवन है, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी वो अपन को गिवन है, चेंज इन स्टॉक अपन को गिवन है, तो अपने पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भी अपने पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों आ गए हैं, फर्म ए भी आ गया है, फर्म बी भी अपने पास में आ गया है। अब अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अपन को यहाँ पे एड ऑन करना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बात करी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि पूरी इकोनॉमी में दो ही फर्म है, तो दोनों फर्म्स की जो भी वैल्यू एडिशन है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो फर्म ए है उसकी कितनी निकल के आई है 55, और फर्म बी की कितनी निकल के आई है 130, है ना। इन दोनों को अपन एड ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे है, तो फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने को यहाँ पे आइटम्स में गिवन है ये रे ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अपने पास में निकल के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? So value added by firm A and firm B here implies gross value added by the market price। अब यहाँ पे जब अपन वैल्यू एडेड की बात करें तो ये मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट पे होता तो टैक्सेस हम इसमें से माइनस कर चुके होते। तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। दूसरा एग्जांपल में आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट कर। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें गिवन है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको एज इट इज गिवन है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर भी आपको 3 सेक्टर्स गिवन है, तो जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा तो पहले तो इन तीनों सेक्टर्स को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, तो ये तीनों मिलकर के आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएंगे। फिर इंटरमीडिएट इनपुट, तो इन तीनों को भी आपको प्लस करना और फिर इसको माइनस कर देना है, मतलब इसका जो भी वैल्यू निकलेगी और इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अपना यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आइटम्स अपने पास में सारे गिवन है, और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया तीनों ही सेक्टर्स का, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका निकल के आएगा वो होगा ₹750 लाख। ओके, नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको पता है कि जब अपने पास में ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है तो उससे नेशनल NNP एट FC में जाने के लिए क्या करना है, तो अपने पास में क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अपन को जाना है NNP एट FC पे। तो ग्रॉस से जब नेट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। डोमेस्टिक से जब नेशनल की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं, करेक्ट। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें अपन ने करी है। जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है, सब्सिडीज इसका पार्ट हो जाएगी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट। अब यहाँ पे ना NFIA के अंदर भी जो हमारी इनकम रिसीव होती है उसको तो हम प्लस करते हैं, और जो यहाँ से इनकम जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो रिसीव बाय एंड पेड टू, यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये दोनों मिलाकर के अपना NFIA यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सभी वैल्यूज पुट कर दी, जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास में नेशनल इनकम इजीली यहाँ पे निकल के आ चुकी। ओके,
तो ये था बच्चों आपका पहला मेथड, जिसको अपन वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। आई होप कि मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस मेथड के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।